हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइट पीएसएल दीवाने स्पेशल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत साकिब शाह। साकिब भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप सुनाओ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। साकिब भाई, जैसे कि आप लाहौर कलंदर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो कि हमने जब से हम रैल विकेट फॉलो कर रहे हैं, तो हम सबको नज़र आ रहा है कि जिस तरह आप लाहौर कलंदर की सपोर्ट करते हैं। तो आज हम लाहौर कलंदर्स पे ही स्पेसिफिकली बात करने के लिए बैठे हैं कि लाहौर कलंदर फ्रॉम पीएसएल 1 टू पीएसएल 9, इसमें हम अगर पहले 6 साल की बात करते हैं और फिर आखिरी 2 साल की बात करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं? यार, बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बल्कि डाउन से स्टार्ट हुई थी, अब तो अब आना शुरू हुए हैं। पहले 6 साल तो काफ़ी मायूस-कुन दौर था। पीएसएल 5 में हमने फाइनल खेला था, मगर ओवरऑल जो टीम की जो ट्रांज़िशन थी, उस तरीके से नहीं होती, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो उस तरीके से नहीं आ रही थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कि लाहौर कलंदर का भी, हमारी टीम का भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे। मिसहैप्स भी थे, इंजरीज़ भी थीं, ड्राफ्टिंग के भी इश्यू थे। मगर ये कि कैप्टेंसी के भी इश्यू थे, मगर ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर्स मेरे ख़्याल में उन सारे बैरियर्स को पार कर चुकी है। एंड फाइनली वी आर लाइक द ओनली टीम हू वन द टूर्नामेंट 2 टाइम्स बैक टू बैक। मगर ये कि अ, अगर आप पीएसएल 1 से स्टार्ट कर लो तो उसमें ड्राफ्ट में हमारी आखिरी-आखिरी बारियाँ थीं और फिर ड्राफ्ट भी अच्छा नहीं हुआ। आई गेस इजाज़ अहमद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अब तो काफ़ी साल पुरानी, 8-9 साल पुरानी बात होगी। शायद इजाज़ अहमद ने किया था कुछ और जो लाहौर कलंदर का जो बैकरूम स्टाफ था उनके साथ मिलके, आई गेस लीड उनको इजाज़ अहमद ने किया था। वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई थी कि जब आप अपनी, एक तो आपकी आपकी बारियाँ आखिर में हैं, देन ऑन ऑन टॉप आप जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स उठाते हो इंस्टेड ऑफ द लोकल प्लेयर्स। तो वो पीएसएल 1 में जो ड्राफ्टिंग में मिस्टेक्स हुई थी, फिर इंजरी के सीन हो गए थे, तो उसको ठीक करते-करते और ड्राफ्टिंग प्रोसेस को लर्न करते-करते लाहौर को 3-4 साल लग गए। बट नाउ वी आर डूइंग ग्रेट एंड वी आर होपिंग पीएसएल 9 में भी इंशाल्लाह ताला एक और अच्छा सीज़न जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम पीएसएल 1 से अभी बात करते हैं, बहुत से कैप्टन चेंज हुए। आपने इजाज अहमद साहब की बात की, तब पहले सीजन कैप्टन थे अजहर अली, जो कि नेशनल टीम के लिए उस वक्त टी20 नहीं खेलते थे, लेकिन अजहर अली कैप्टन थे। फिर ब्रेडन मैकलम आए, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज और एबी डिविलियर्स भी कैप्टनसी रहे। फिर उसके बाद सुहेल अख्तर को कैप्टनसी देना। अगर हम सुहेल अख्तर की कैप्टनसी पे बात करते हैं, उस सीजन लाहौर कलंदर फाइनल भी खेला था। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हमने सोहेल अख्तर के अंडर शहीन शाह को एज़ अ वाइस कैप्टन ग्रूम किया था? आप इस सीज़न की बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि पीएसएल 1 से स्टार्ट करें या फिर अ, सोहेल अख्तर से ग्रूमिंग स्टार्ट करें? शहीन शाह अफरीदी अंडर सोहेल अख्तर, वो मूव आप कैसे देखते हैं? यार देखें, इसके ऊपर पूरी एक स्टोरी, समीन भाई, आपको पता है कि हर साल हम समीन राना जो लाहौर के को-ऑनर हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, और उसपे पिछले पिछले 2 सीज़न्स अगर आप के हमारे शो देखें, इस सीज़न तो नहीं मगर पीएसएल 7 पीएसएल 8 सीज़न्स पे जो हमने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें पूरी एक जर्नी उन्होंने बताई हुई है हमें, शाहीन अफरीदी को ग्रूम करने वाली। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि व्हाय शाहीन अफरीदी, और ये कब थॉट प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था? तो उन्होंने बोला था पीएसएल 5 में लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी एक मैच हुआ था, अगर आपको याद हो, आई गेस वो शारजा में मैच था, नहीं, अबू धाबी में मैच था। हम लाहौर कलंदर ने एक बड़ा मीडियोकर सा टारगेट किया था, आई गेस 120-30 रन्स पे ही लाहौर कलंदर आउट हो गई थी, और उसको जब डिफेंड करने गए तो शाहीन ने ऊपर से 5 उड़ा दिए, तो लाहौर कलंदर ने ऊपर से 5 उड़ा दिए थे, जिसमें शाहीन ने भी 3 आउट किए हुए थे। पहले 4 आउट शायद शाहीन ने किए थे, 5वां डेविड वीज़ा ने आई गेस पोलार्ड को आउट कर दिया था। तो उ उस ये वो ज़माना था जिसमें लाहौर के अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा मैचेस हारती होती थी। अ, पीएसएल 5 ही नहीं था, आई गेस पीएसएल 4 थी ये, पीएसएल 4 का ये मैच है, टू बी ऑनेस्ट। हुआ ये कि लाहौर कलंदर अनफॉर्चुनेटली वो मैच वहाँ से जो है नहीं कर पाई, और जीत नहीं सकी, और वहाँ पर वो मैच लाहौर कलंदर हार गई। तो उस रात मैसेज किया, बेसिकली समीन भाई कह रहे थे कि मैं होटल में काफ़ी लेट नाइट थी, तो मुझे शाहीन ने मैसेज करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वो मेरे पास मिलने आया, बिकॉज़ शाहीन अफरीदी वाज़ वेरी पैशनेट फैन, तो उसने आके
समीम भाई के साथ बातचीत स्टार्ट की कि वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग, और करते करते कहते हैं वो हमारी और मेरी और शाहीन की कन्वर्सेशन काफी लेट नाइट सुबह तक चली गई। तो वहां से मेरे जेहन में आ गया कि यार ये लड़का तो कैप्टनसी मटेरियल है, जितना ये सीरियसली इस चीज को देखता है। तो वहां से ये आइडिया लाहौर कलंदर्स के जहन में आ चुका होता शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने का। और उसी चीज को लेके फिर एक दफा डेविड वीजा के साथ भी बात हुई, पर डेविड वीजा ने जो लाइट्स शेड की उसमें भी यही था कि शाहीन अफरीदी लुक्स लाइक प्रॉपर्ली कैप्टनसी मटेरियल। तो ये एक दो सालों से लाहौर के अंदर में जेन में बात चल रही थी। और फिर PSL 7 में, चूंकि PSL 6 में सुहेल अख्तर की अपनी फॉर्म भी डिप कर गई, और फिर लाहौर के अंदर अबू धाबी लेग में अपने 5 में से 4 मैचेस हार गया, क्योंकि उसकी पर्सनल परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो PSL 7 में, क्योंकि लाइक सोहेल अख्तर अपनी बैटिंग के ऊपर ही क्वालिफाई नहीं करते थे, तो लाहौर कलंदर वर लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। तो उन्होंने वहां पर सोचा कि ठीक है, आई गेस इट्स टाइम टू ट्राई शाहीन अफरीदी, बिकॉज ही लुक्स अग्रेसिव और वो बड़ा थॉटफुल, मतलब कि एक तो ड्रेसिंग रूम के माहौल भी उसका बड़ा अच्छा था, तो काफी कंसर्न रहता था लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। तो वहां पर उन्होंने उसको फिर बनाने का फैसला किया। शाहीन ने शाहिद अफरीदी से पूछा और शाहिद अफरीदी ने मना कर दिया। मजे की बात यह है, मगर इवेंचुअली लाहौर मैनेज टू कन्विंस शाहिद अफरीदी के नहीं, प्लीज आप ही कर लें, क्योंकि फिर ये डिसाइड हुआ कि शाहीन ने पहले मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो शाहीन ने किसी और को रिकमेंड किया कि आप उसको कप्तान बना दें। तो उस पे फिर लाहौर की मैनेजमेंट ने उनको आंसर दिया था कि यार शाहीन, अगर आप कैप्टन नहीं बन रहे तो फिर हम सुहेल के साथ ही 7वें सीजन में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मगर इवेंचुअली फिर शाहीन ने मान गए, और रिजल्ट्स आपके सामने है। पिछले 2 सीजन जो हैं हम बैक टू बैक जीते हैं। तो गुड कैप्टन, द बेस्ट थिंग अबाउट शाहीन अफरीदी यार, के शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में कभी भी आपको प्लेइंग 11 में गलती नजर नहीं आएगी। आप हमेशा ये देखोगे वो कॉम्बिनेशन जो खिलाएगा वो हमेशा ठीक खिलाए। इससे पहले बहुत दफा ऐसा हुआ कि लाहौर अपना कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं खिलाता था। अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 का लाहौर को नहीं पता होता था, अजीब व गरीब सी प्लेइंग। मगर पिछले 2 सीजन में आप देख लें, उसने प्लेइंग 11 बनाने में कभी कोई गलती नहीं की। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि हमने रोटेशन ऑफ प्लेयर्स भी बहुत देखी है अंडर शहीन अफरीदी। ऐसा नहीं है कि सेम बेंच ऑफ इलेवेंस के साथ वो पूरा पूरा सीजन खेले। हमने उनके टेक्निकल चेंजेस देखी हैं, जब उनको ज़रूरत होती थी कि डेविड वीजे को लेके आना, बॉलिंग चेंजेस उनकी कमाल होती थी। तो शहीन अफरीदी नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी देखी है। आप इस सीजन में आपकी उनसे क्या तवक्कुआत हैं? क्योंकि अगर हम ओवरऑल ड्राफ्ट देखें जो लाहौर कलंदर्स का हुआ है, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हुआ है जो, उसमें उस तरीके से शाहीन के पास ऑप्शंस एज सीनियर प्लेयर्स तो हैं। हमारे पास सिकंदर रजा भी है, डेविड वीजे भी है, लेकिन जो बात करते हैं हम, स्टैट्स भी कुछ दिन पहले राशिद लतीफ़ ने शेयर किए थे स्पिनर्स के, कि राशिद खान की 20 विकेटें हैं और बाकी प्लेयर्स की कम है। तो क्या आपको लगता है कि राशिद खान की कितनी कमी इस सीजन लाहौर कलंदर को महसूस होगी, और क्या लाहौर कलंदर इज कैपेबल टू अगेन डिफेंड देयर टाइटल? हाँ यार, अगर इस सीजन की बात कर ली, पहली बात तो ये है कि शाहीन की 21 विकेटें हैं, राशिद खान की 20 हैं। तो शाहीन ने क्योंकि अपने फाइनल में अपनी लाइक 4 आउट कर दिए थे, तो शाहीन ने वहां से उसकी 21 विकेटें हो गई थी। अब बात ये है कि एवरीवन इज राइटिंग ऑफ लाहौर कलंदर दिस सीजन बिकॉज दे थिंक राशिद खान इज नॉट अवेलेबल, और उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा लाहौर कलंदर को। और लाहौर कलंदर को इस दफा फेवरेट्स भी करार नहीं दिया जा रहा कि राशिद खान अवेलेबल नहीं है। यार क्वेश्चन इसमें, काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरी टीमों के पास राशिद खान है? तो अगर उनकी उन टीमों के पास भी राशिद खान नहीं है, तो लाहौर के पास तो फिर भी शाहीन अफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, डेविड वीजा है। ठीक है, सिकंदर रजा भी हैं उनकी प्लेइंग 11 में। तो लाहौर के पास ये 5 बॉलर्स तो यहीं पर मौजूद हैं। लाहौर चाहे तो अपने सईद फरीदून से जो इस दफा जाएगी, हो सकता है कि वो उनको मार भी पड़ जाए, तो बाकी के 2 ओवर सिकंदर रजा से करवा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप लाहौर को अगर सिर्फ राशिद खान की वजह से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक लेगेसी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। PSL 5 में तो राशिद खान होते ही नहीं थे, हम फाइनल खेले थे ना। PSL 6 में राशिद खान अवेलेबल थे, हम सारे मैचेस एंड के हार गए थे अबू धाबी। जब वो नहीं थे राशिद खान कराची लेग में, वी वर टॉप ऑफ द टेबल। जब राशिद खान अवेलेबल थे अबू धाबी लेग में, वी लॉस्ट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 गेम्स एंड वी गॉट आउट फ्रॉम द कंपटीशन, राइट, राशिद खान के होते हुए। PSL 7 में राशिद खान 8 मैचेस खेल के चले गए थे, ठीक है, कुछ मैचेस जितवा के गए थे, आई एग्री। मगर उसके बावजूद लाहौर के अंदर अपने आखिरी 2 लीग के मैचेस, देन प्ले ऑफ एंड देन फाइनल जीता, राशिद खान के बगैर जीता था, राइट। PSL 8 में राशिद खान वाज फुली अवेलेबल, और हमें हमें उन्होंने जितवाया, बिल्कुल अच्छी बात है। राशिद खान की कमी को यार लाहौर के कोई भी पूरा नहीं कर सकता। दैट वाज द रीजन। इस दफा लाहौर कलंदर ने सोचा कि यार राशिद की कमी को तो हम पूरा कर ही नहीं सकते,
तो व्हाई नॉट वी स्ट्रेंथन अवर बैटिंग। तो लाहौर ने इस दफा अगर आप ये देखो रेसिवान डूसन को पिक कर लिया, क्योंकि लाहौर को एक गैप जो लाहौर का आइडेंटिफाइड है वो ये है कि जब लाहौर हिस्टोरिकली आर अ नर्वस चेजर्स, फखर जमान के ऊपर पूरी टीम कर रही होती है चेजिंग में, और जो ही फखर आउट होते हैं पूरी टीम का लाइन लग जाती है। और लाहौर को अगर आप देखो पिछले साल में जो 3 मैचेस लीग के मैच हारे थे लाहौर, 3 के 3 चेजिंग में हारा था। चेजिंग। तो इसलिए लाहौर ने इस दफा इंडक्ट किया है कि शे होप और वेस्ली वैंडर डूसन जो कि प्रॉपर बैटर्स हैं, वो हिटर्स नहीं है। वो एक्यूमुलेट भी कर लेती हैं जब आपको एक्यूमुलेशन की जिस टाइम पे कंसोलिडेशन का जिस टाइम पे फेज होगा, और जब पावर हिटिंग की रिक्वायर्ड होगी तो फिर वो पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर बैट्समैन है। उनकी 35-35 रन की एवरेजेस हैं, ठीक है। शे होप की अगर आप ओडीआई एवरेज देखोगे 50 से ऊपर है, क्योंकि वो एक कंप्लीट बैट्समैन है। तो लाहौर ने ये सोचा कि यार राशिद खान को तो हमें मिलना नहीं ड्राफ्ट में, और राशिद खान दुनिया में एक ही है। तो जब आपके पास राशिद खान को नहीं कर सकते तो अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, ताकि हम एक और गैप को तो अपना वो मार्जिनाइज कर लेते हैं। तो अब मैं भी वरिड हूं लाहौर कलंदर के इस सीजन के ऊपर, बट माय बेस इज नॉट ओनली राशिद खान। माय जो मैं जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि लाहौर कलंदर में एक तो ऑलरेडी राशिद खान नहीं है ऑन टॉप, डेविड वीजा, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, इन तीनों की बॉलिंग फॉर्म नहीं है इतनी ज्यादा। डेविड वीजा को बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे कहीं पर भी, उनकी बैटिंग तो पिछले साल भी नहीं चली थी, मगर बॉलिंग उनकी अच्छी थी। इस साल उनका ये हो गया कि वो अपनी साउथ अफ्रीकन लीग में भी उनको एक तो मैचेस नहीं मिल रहे, जो मैचेस मिलते हैं उसमें उनकी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है। ही इज वेरी एक्सपेंसिव। तो देखना यह है कि डेविड वीजा की फॉर्म क्या होगी। शाहीन अफरीदी इज वेरी एक्सपेंसिव, आपको पता है कि वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस के साथ जो थोड़े से एक्सपेंसिव चले गए थे, इनकी इकोनॉमीज जो थी, दो दे वर टेकिंग विकेट्स विद द ओल्डर बॉल, बट दे वर नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट विद द न्यू बॉल। तो चूंकि ये नई बॉल से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे इस टाइम पे शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ऑन टॉप राशिद खान नहीं है, ऑन टॉप डेविड वीजा भी अगर उस तरह की फॉर्म में नहीं आए, तो ये जो चार, लाहौर ने ड्राफ्ट तो अच्छा किया है, मगर ये चार प्लेयर्स हैं लाहौर कलंदर्स के बाकी के, इनकी फॉर्म के ऊपर लाइक बाकी जो तीन तीन बॉलर्स जिनकी मैंने बात की है, इनकी वजह से लाहौर को मुश्किलात इस सीजन में आ सकती हैं बॉलिंग में। ऐसा शाहीन अफरीदी की फॉर्म अगर हम देखें उनको रिसेंटली देखें तो रिदम आ रहा है उनका। अगर हम T20 आई सीरीज की बात करें उसमें भी उनका रिदम आ रहा था, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है। और अभी जो आयल T20 खेल रहे हैं उसमें भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कोई ख़ास इनको बॉलिंग में मसला ना हो जो आप कह रहे हैं। हारिस रऊफ की भी मेरे ख्याल से T20 में ज़्यादा देर वो ऑफ ट्रैक रहते नहीं है, उनकी फॉर्म आती जाती रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर जमान खान भी फॉर्म में है, शाहीन अफरीदी भी जिस तरह आजकल खेल रहे हैं थोड़ी फॉर्म में लग रहे हैं, और अगर हारिस रऊफ की भी फॉर्म आ जाती है तो ये डेडली ट्रियो है। और इसका मुकाबला करना मेरे ख्याल से बाकी टीम्स के लिए टफ होगा। और अगर हम बात करते हैं एक और बॉलर है हमारे लाहौर कलंदर्स की टीम में, मोहम्मद इमरान, जो कि अगर हम बीपीएल में परफॉर्मेंस देखें तो वो भी एक शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर अगर हम इमर्जिंग में देखते हैं तो जहानदाद खान भी हैं। तो ऑप्शंस लाहौर कलिंदर्स के पास बॉलिंग में भी कम नहीं है। लेकिन मैं बैटिंग पे बात करना चाह रहा था कि हम लाहौर कलिंदर्स की बैटिंग, आपने कहा कि प्रॉपर बैट्समैन हैं, रेसी भी हो, रेसी वनडे भी है, शे होप भी है। लेकिन लाहौर कलिंदर्स के पास प्रॉपर बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं। तो किस तरह लाहौर कलिंदर अपने बैट्समैन के साथ जाएगी? लास्ट ईयर हमने देखा था कि लास्ट से लास्ट ईयर अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ओपन करते थे, लेकिन लास्ट ईयर जब मिर्ज़ा ताहिर बेग को चांस देना था तो मिर्ज़ा ताहिर बेग आए थे फ़खर जमान के साथ ओपन। लेकिन अगर हम इस दफ़ा बात करते हैं तो साहिबजादा फरहान को भी पिक किया गया है टीम में, जो कि नेशनल T20 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं। अगर उनको बेंच किया जाता है तो मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान के लिए ये एक लॉस होगा, क्योंकि वो तो पीएसएल का वेट करें ताकि वो नेशनल टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो उनके लिए तो ये प्लेटफॉर्म है कि वो अपना स्किल शो शो ऑफ करें, शोकेस करें। तो आप कैसे देखते हैं कि हम कैसे लाहौर के अंदर अपने बैट्समैन खिलाएगी? क्योंकि हमारे पास बैटिंग ऑप्शन की बात करते हैं, फ़खर जमान है, रेसी वनडे है, फिर उसके बाद कामरान गुलाम भी हैं, सिकंदर रज़ा भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग भी हैं, अ, और साहिबजादा फरहान भी। लाहौर को इस दफा बैटिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स लाहौर इज बैटिंग हैवी। इन्होंने जो ड्राफ्ट किया है देयर फोकस इज टू मच ऑन द बैटर्स, इसी वजह से इस दफा आपको बेंच के ऊपर बड़े तगड़े बैट्समैन लाहौर के पीडीपी की अपनी प्रोडक्ट एहसन भट्टी भी बैठे होंगे।
होंगे, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है ताहिर बेग भी बेंच से स्टार्ट करेंगे, कामरान गुलाम जिनका ये नेशनल टी20 बहुत अच्छा गया है वो भी बेंच से स्टार्ट करेंगे। साहबजादा फरहान और अगर फखर जाते हैं ओपन करते हैं, साहबजादा फरहान का आपको पता ही है कि 180 के स्ट्राइक रेट से उसका नेशनल टी20 गया है, तो लाहौर कलंदर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है इस दफा के इतने इन फॉर्म बैटर को डायमंड में वाइल्ड कार्ड करके, राइट। तो इसके बाद उसका नेशनल टीम में भी उसने कम बैक किया था और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने हालांकि 5वें नंबर पे बढ़ाया, नेशनल के 6वें नंबर पे आके उसने 7वें वो नंबर 20 रन पे। की इनिंग्स खेली थी। हाँ, तो वो अब वो और जिस तरीके से वो खेल रहा था इतनी मुश्किल पिच के ऊपर, वो लग रहा था कि ही लुक्स लाइक अ बैटर इन फॉर्म, लाइक जिस तरीके से वो बॉल को मिडल कर रहा था, राइट। वो बैटर के इनफॉर्म होने से वो जब जिस तरीके से मिडल कर रहा होता है ना, जिस कॉन्फिडेंस से ले रहा होता है, ठीक है, आप चौके छक्के नहीं भी लगा रहे, जिस तरीके से आप गैप्स में शॉट्स खेल रहे हैं, तो वहां से पता चलता है ही इज द बैट्समैन इन फॉर्म। तो लाहौर शुड स्टार्ट विद साहबजादा फरहान एंड फखर जमान दिस सीजन। आई गेस 1 डाउन के ऊपर डूसन या शेहोप में से कोई आएगा, 2 डाउन के ऊपर अब्दुल्ला आएंगे और उसके बाद फिर 3 डाउन के ऊपर दोबारा कोई डूसन या होप में से कोई एक एक होंगे, ठीक है। और उसके बाद सिकंदर रजा और फिर डेविड वीजा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल फिर दोबारा डेविड वीजा वाली जगह का आ जाएगा कि यार 7वें नंबर के ऊपर, चूंकि उन्होंने लाहौर के लिए बहुत से मैचेस को फिनिश किया, वो तो देखना ही है कि इस साल उनकी चूंकि बैटिंग फॉर्म अब पिछले पूरे साल से नहीं लगी हुई, तो लाइक इट विल बी लिटिल, आई एम लिटिल वरीड अबाउट डेविड वीजा के 7वें नंबर पे जब उन तक गेम आती है तो वो इस दफा दोबारा वो फिनिश कर पाएंगे नहीं, बट आई एम होपिंग कि विद साहबजादा फरहान और एसी वांटेड डूसन इन द टीम, मेरा नहीं ख्याल के गेम इस दफा डेविड वीजा तक जानी चाहिए। मगर लाहौर की बैटिंग पे मुझे पहले 6 बैटर्स के ऊपर तो कोई शक नहीं है कि इस वेरी सॉलिड बैटिंग, और ये किसी भी टीम के साथ compete कर रही है इस साल बैटिंग में। अ, ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, अगर हम ओवरऑल 11 की बात करें तो ओवरऑल 11 ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, डेविड वीजा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अगर इनकी फॉर्म आ जाती है तो टॉप 2 में के कैपेबल हैं कि लाहौर कलिंदर टॉप 2 में भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि सेटल्ड प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि रैश शॉट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, धाड़म धाड़ी करने वाले प्लेयर्स हैं कि आउट हो जाए। और हमने आज जैसे कि आपने भी बोला कि बहुत अरसे बाद हमने लाहौर कलिंदर की टीम देखी है कि ऊपर से बैट्समैन सेटल्ड है, क्योंकि हम लास्ट जितने भी सीजन देख रहे हैं बैटिंग इन सेटल्ड नहीं आई लाहौर कलिंदर की। और जैसे कि हम अभी हमने सप्लीमेंट्री पिक्स देखी हैं, बनुका राजा पक्सा को भी पिक किया। जी, राजापक्सा भी होंगे। आई वाज सरप्राइज, वैसे ये पिक देख के काफी मैं परेशान हुआ था कि लाइक एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को पिक नहीं करना चाहिए था आइडियली, बट यू नेवर नो। राजापक्सा जैसे इंटरनेशनल मटेरियल जो कि 4 साल पहले कजाफी में ही उन्होंने जब वो आए थे और राजापक्सा हो गया था हर तरफ, उन्होंने उस सीरीज में अगस्त 2020 मार्च में जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उसमें राजापक्सा की चूंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज लाहौर में ही थी, मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन, लाइक स्टिल बैक ऑन द माइंड हर बंदे के होता है कि यार राजापक्सा जैसा प्लेयर मिल रहा है तो ले लो। आई गेस मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर ने एक मिडल ऑर्डर बैटर जो कि लेफ्ट हैंडर हो अ, उस सिनेरियो में राजापक्सा को पिक किया है। वो बेंच से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लाहौर की जो टीम है, रासी वनडे, डूसन, शे होप, डेविड वीजा और सिकंदर रजा भट्ट, जो उनके 4 प्लेयर्स ने खेलना है प्लेइंग 11 में, वो तो डिसेटल्ड लग रहे हैं इस दफा। किसी केस में देखना ये होगा कि राजापक्सा में भी अगर अल्लाह ना करे कि किसी वजह से सिकंदर जबट की या किसी और देखिए शेहोप ने तो खेलना खेलना, ही इज द ओनली कीपर वी हैव, राइट। उसकी फॉर्म अच्छी हो या बुरी हो तो शेहोप तो खेलेगा, और जिस किस्म की फॉर्म से आ रहा है आई डोंट थिंक सो कि वो जिस तरह का अकम्पलिश बैट्समैन है वो कर लेगा। इस साल भी, पिछले साल भी आया था 3 मैचेस के लिए, तो उसमें से 2 मैचेस में स्कोर कर गया था शेहोप। देखना ही होगा डेविड वीजा वाली जगह के ऊपर ही कहीं पर, हो सकता है कि अगर वीजा की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं जाती तो लाहौर देन विल ट्राई राजापक्सा या डैन लॉरेंस भी बाद में ज्वाइन कर लेंगे लेटर ऑन प्लेऑफ वगैरह की स्टेजेस तक। तो अभी लाहौर ने डैन लॉरेंस और राशिद खान की मजे की बात यह है कि रिप्लेसमेंट ली नहीं है, और मेरे जी। ख्याल में आइडली इनको, जो कि राशिद खान फुली अनअवेलेबल है, तो इनको चाहिए कि एक स्पिनिंग ऑलराउंडर जो है वो राशिद खान की जगह, क्योंकि सिल्वर कैटेगरी में है इस दफा राशिद खान, तो सिल्वर कैटेगरी में कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को लाहौर को बेंच के लिए रख लेना चाहिए, जिस तरीके से शॉन विलियम्स हैं, डॉकरेल हैं, राइट, जॉर्ज लिंडा हैं। तो इस तरह के कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अगर लाहौर उसको बेंच पे रख ले तो इट विल बी गुड फॉर लाहौर, क्योंकि लाहौर की अगर आप सारी देखोगे बैटर्स भी बहुत बहुत हैं।
फास्ट बॉलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लाहौर के जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, जो चार जिन्होंने खेलना है वो प्लेइंग 11 में, हम सबको पता है कि किन चार फास्ट बॉलर्स ने खेलना है, शाहीन, हारिस जमान और डेविड वीजा ने, ठीक है। तो इस वजह से जहांदाद खान जो हैं और इमरान जूनियर हैं वो बेंच के ऊपर ही रहेंगे टू स्टार्ट विद, एंड देन किसी केस में अगर कोई इंजरीज हो जाती हैं, कोई आउट ऑफ फॉर्म होने वाला सीन हो जाता है, तो तभी उनको कोई चांस मिल जाता है। जो राशिद खान वाला स्पॉट है वो सैयद फरीदून, जो हमारे इमर्जिंग के स्पिनर हैं, वही अकेले स्पिनर हैं, स्पेशल स्पिनर इस दफा टीम में। आई एम सरप्राइज कि अभी तक कोई बैकअप में लाहौर कलंदर्स ने कोई कोई बैकअप में कोई स्पिन बॉलिंग स्पिनर बेंच के लिए क्यों नहीं रखा हुआ। मगर एहसन भट्टी को लाहौर कलंदर्स की जी मैनेजमेंट एक फुल टाइम स्पिनर मानती है। एहसन भट्टी ने पिछले साल, अगर आपको याद हो, अर्लियर दिस ईयर जी जी सेमीफाइनल फाइनल में जब वो खेले थे, उसमें उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग की थी, टाइट बॉलिंग की थी उन्होंने, लाइन लाइन लेंथ मेंटेन करते हैं, और देन वो काफी डिस्ट्रक्टिव बैटर भी हैं। जो एक इनिंग्स उन्होंने खेली थी 20 रन की, दैट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव। मुजीब को दो छक्के लगाना, तो वहां से पता चलता है ही इज स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। हम समझ रहे थे कि वो इज जो एहसन भट्टी है वो बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, मगर समीन भाई के साथ जो इंटरव्यू ने पिछले हफ्ते किया, उन्होंने कहा नहीं, इज अ फुल टाइम स्पिनर। तो जी ऐसे ऐसी बात नहीं है कि स्पिनर नहीं है। तो मगर ये है कि सैयद फरीदून का रोल देखना होगा, कि वो सैयद फरीदून जो कि रिस्ट स्पिनर है और ये कन्वर्टेड है। बेसिकली सैयद फरीदून ऑर्थोडॉक्स थे, लाहौर कलंदर में आके उनको रिस्ट स्पिनर बनाया गया है, और रिस्ट स्पिनर में कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। तो देखना ये होगा कि 2 साल से ये कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन हुए हैं, तो बड़े लेवल के ऊपर ये पहली गेम होगी। एक मैच इन्होंने टोटल खेला था सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मेलबर्न स्टार्स से। उसके अलावा इन्होंने कोई क्रिकेट उस तरह की नोटिसेबल बड़ी क्रिकेट नहीं खेली। तो देखना ये है कि अब 2 साल अकेडमी में ट्रेन होने के बाद ये सीधा आके, क्योंकि मुझे लग रहा है सीधा प्लेइंग 11 में जाएंगे, क्योंकि आपके चार फास्ट बॉलर जो हैं वो पहले ही पड़े हुए हैं। जहांदाद खान को खिलाते हैं तो पांच फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे, विट डजंट मेक एनी सेंस कि आप स्पिनर के बगैर ही चले जाओ। तो मेरा ख्याल में सैयद फरीदून का रोल बड़ा देखना होगा इंपॉर्टेंट, कि वो राशिद खान के इतने बड़े शूज को किस तरह फिल अप करते हैं। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर जाती हैं तो फिर लाहौर को इतनी ज्यादा क्योंकि रेस्ट स्पिनर का कोई पता नहीं होता, कि रेस्ट स्पिनर देखे सुफियान मकीम पिछले साल पेशावर जल्मी की तरफ से खेले थे, वो लग नहीं रहा था ही वॉज रूकी, वो ही एंडेड अप एज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर यस फ्रॉम पेशावर जल्मी। तो इसी वजह से सईद फरीदून का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लाहौर कलंदर के सक्सेस के लिए इस साल। बिल्कुल। तैयब अब्बास को पिक किया है सप्लीमेंट्री पिक में, तो तैयब अब्बास के बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो किस टाइप के प्लेयर हैं, तो वो शेयर कीजिए। या राइट आर्म मलिंगा फास्ट है बेसिकली। जिम एफ्रो 10 जो इस साल हुई थी, जिसमें डरबन कलंदर्स की तरफ से ये खेले थे, आई गेस 5-6 मैचेस खेले थे। ही इज वेरी डिसेप्टिव बॉलर, पेस को वेरी करते हैं, अचानक काफी तेज बॉल भी कर देती हैं, वेरिएशंस हैं उनके पास। तो क्योंकि वो काफी डिसेप्टिव थे, तो इन्होंने डरबन कलंदर्स को टूर्नामेंट जितवाने में काफी एक अहम किरदार अदा किया था। ये बीडीपी की प्रोडक्ट है, लॉक हुए हुए थे प्लेयर, इनको कोई और पिक नहीं कर सकता था, लाहौर कलंदर्स ने अपनी इनको पिक किया है। तो लेट्स सी के कैसा खेलेंगे। आई गेस मुझे लग रहा है कि ही विल स्टे ऑन द बेंच, क्योंकि लाहौर के पास पहले जो इनसे पहले वो दो बॉलर पिक हुए हैं, वो जहांदाद खान और इमरान जूनियर पहले ही पिक हुए हुए हैं। इमरान जूनियर जिस किस्म की फॉर्म में है, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट, कि आप अगर आपको कोई बॉलर चाहिए हो तो इमरान जूनियर वुड बी द फर्स्ट चॉइस इन माय ओपिनियन। एग्जैक्टली ऐसे ही है, और आज ही उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए हैं बीपीएल में। और जहांदाद खान ने भी कुछ दिन पहले अच्छी से परफॉर्मेंस दी है, तो ये अनफेयर हो गया इन दोनों के साथ, अगर इन दोनों से पहले तैयब अब्बास को ट्राई किया जा सकता है। और जो कि अगर हम लाहौर कलंदर्स की पहले देखते जाएं, तो हमें कोई पता नहीं है, सरप्राइज भी हो सकता है कि तैयब अब्बास इन दोनों से पहले भी खेल सकते हैं। अच्छा, आप ओवरऑल इस साल की ड्राफ्ट की स्ट्रेटजी को लाहौर क्लिनर्स की क्या देखते हैं, एज कम्पेयर टू अदर टीम्स? अगर आप बाकी टीम देखें, इस्लामाबाद की टीम हम ले लें, इस्लामाबाद की टीम ने जिस तरह ड्राफ्ट से पहले चेंजेस की थी, जो कि इरहान भाई ने कुछ ग्रास रूट में उनका इंटरव्यू आया, तो उन्होंने बताया कि नसीम खुद चाह रहा था कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए। तो आप कैसे देखते हैं कि लाहौर क्लिनर की ड्राफ्ट स्ट्रेटजी? नसीम का तो बड़ा क्लियर हो गया था, अभी उस दिन हैदराबाद का इंटरव्यू किया है। तो आई गेस मुझे लग रहा है कि नसीम चूंकि कोयटा से जा रहा था और कराची से खेलना नहीं चाहता था, लाहौर के पास जगह ही नहीं थी, लाहौर ने कोई ट्रेड इनिशिएट भी नहीं की थी, तो पीछे उसकी या मुल्तान में बनती थी, या ज़िया ज़ल्मी बनती थी, या फिर वो बनती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसको मुल्तान से भी ऑफर्स थी, अच्छी ऑफर्स थी।
पेशावर ज़ल्मी से भी ऑफर थी, मगर पेशावर ज़ल्मी की जावेद अफरीदी की तो ट्वीट आपको पता ही होगी, जिस पे वो कह रहे थे कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच, आप एक के बदले 3-3 प्लेयर माँग रहे हो। और फिर इवेंचुअली जो है आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ही बंदा पहुँच जाता है, वो कुछ ऐसी अच्छी नेगोशिएशंस करने के माहिर हैं रेयान भाई, कि हर अच्छा प्लेयर जो है उधर तक पहुँच ही जाता है उनके पास। तो दैट्स व्हाट इट इज़। अगर आप लाहौर की ड्राफ्ट स्ट्रैटेजी की इस दफ़ा बात कर रहे हो यार, तो लाहौर की ड्राफ्ट स्ट्रैटेजी में एक चीज़ मैंने आपको जिस तरह बताई है कि लाहौर ने अपना गैप आइडेंटिफ़ाई किया हुआ था कि हमें राशिद खान की रिप्लेसमेंट तो नहीं मिलनी। तो हमें अपनी बैटिंग में जो एक गैप है कि हम चेस करते हुए क्यों हार जाते हैं हमेशा, चेस करते हुए अचानक क्यों ऑल आउट हो जाती है। तो उसको पूरा करने के ऊपर इस दफा लाहौर बैटिंग हैवी गई है, मगर बॉलर्स को भी नहीं भूली। हाँ, स्पिन बॉलर्स को आप कह सकते हो कि उस पे थोड़ा-सा लग रहा है कि एक आधा स्पिनर जो है वो शॉर्ट है बेंच के लिए। क्योंकि फरीदून स्पेशलिस्ट स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो एहसन भट्टी की जिस तरह मैंने बात की है, मगर चूँकि वो बैटर भी हैं तो हो लग जाता है ना कि यार वो बैटिंग ऑल-राउंडर है। मगर समीन भाई ने जिस तरह हमें बताया कि नहीं, ही इज़ अ बॉलिंग ऑल-राउंडर बेसिकली, तो वो प्रॉपर बॉलर है एक। अ तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लाहौर का ड्राफ्ट इज़ वेरी गुड। सिर्फ राजापक्सा वाली सॉरी पिक के ऊपर हमें थोड़ा-सा हुआ था कि एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो फॉर्म में भी नहीं है उसको आपने पिक कर लिया। वहाँ पर कोई और अच्छी पिक हो सकती थी। मगर अगर आप लाहौर के ड्राफ्ट को ओवरऑल देखो, इट्स अ वेरी गुड ड्राफ्ट, और इन दे हैव ऑल द इंग्रीडिएंट्स, और प्लेइंग 11 इस दफ़ा भी अच्छी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, एंड पे मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा पीएसएल रिलेटेड आपकी, हम रैपिड फायर करेंगे। योर फेवरेट लाहौर कलंदर प्लेयर फ्रॉम पीएसएल 1 टू पीएसएल 9? फ़िक्र ज़मान। फखर जमान। योर फेवरेट पीएसएल मोमेंट? बैड ड्रॉप बाय ग्रांट एलियट। योर फेवरेट पीएसएल मैच? फेवरेट पीएसएल 7 का सेकंड प्लेऑफ वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो हम हारा वो जीत गए थे। फेवरेट टीम अदर देन लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर्स। योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाहौर कलंदर्स? गिव अस द थर्ड ट्रॉफी। चलें, थैंक यू वेरी मच साकिब भाई, आपने आज हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर आप हमें टाइम देंगे फिर से शो करेंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।